अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ नहायत ही अहम वीडियो के साथ। और आज मैं आप लोगों के लिए मिर्ज़ा गालिब से मुताल्लिक बहुत सारे अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी अहम है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो या 12th के हो या फिर सीटेट, स्टेट या टीटी, नेट। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, बीएड, डीएलएड। इन सब के अगर स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अहम है ये वीडियो। या इसके अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मिर्ज़ा गालिब से मुताल्लिक सवाल पूछा जाए तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है। तो बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम आ गए टेलीग्राम पर और आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टार्ट दिस क्यूज़, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आया, आई एम रेडी। थोड़ा देर वेट करें, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर क्लास 12 के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि इससे पहले मैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का जो 2 गज़ल आपको पढ़ना है, उस दोनों गज़ल से मैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तशरीह में 2 मार्क्स का, वो उसकी वीडियो में पोस्ट कर चुका था। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया था। आप ज़रूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि ये 2 गज़ल से मैंने वही मतलब शेर को तशरीह किया था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम आ गए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गालिब की पैदाइश कब हुई? जी हाँ, तो गालिब की पैदाइश कब हुई थी? गालिब की पैदाइश कब हुई थी? तो 1797 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे देखिए, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? यहाँ पर है ऑप्शन ए में आगरा, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में लखनऊ और ऑप्शन डी में अलीगढ़। तो गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? सबसे ज़्यादा ये सवाल सब पूछा जाता है, इनकी वफ़ात कब हुई, इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी मौत कब हुई और कहाँ हुई, ये सब पूछा जाता है। तो पैदाइश यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इनकी पैदाइश जो है वो आगरा में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3 में है, गालिब की पैदाइश किनके घर हुई थी? जी हाँ, इनकी पैदाइश सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैंने पढ़ा इनकी पैदाइश जो है वो 1797 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद मैंने पढ़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गालिब की पैदाइश किनके घर हुई थी? ऑप्शन ए में है नानी के घर, ऑप्शन बी में है दादी के घर, ऑप्शन जी में खाला के घर और ऑप्शन डी में है फूफी के घर। तो इनकी किनके घर इनकी पैदाइश हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है नानी के घर, उनके घर इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब के नाना का क्या नाम था? जी हाँ, ये सारे सवालात बेसिक सवालात हैं, मिर्ज़ा गालिब से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इनके नाना का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खां, यानी ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 5 में क्या है? सवाल नंबर 5 में है इनका असल नाम क्या है? सबसे VVI क्वेश्चन। इस सबक में जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ सब VVI क्वेश्चन ही है, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब या असआदुल्ला खां गालिब या नसरुल्ला खां गालिब या असीरुल्ला खां गालिब? तो आप बताइए क्या है इनका असल नाम? इनका असल नाम जो है वो असदुल्ला खां गालिब है, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में मिर्ज़ा गालिब को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ये इस साल एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये 10th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब को क्या कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशा कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि मिर्ज़ा गालिब को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब उसी तरह यहाँ पर वही क्वेश्चन है, मिर्ज़ा नौशा किसे कहते हैं? अब यहाँ जो देख रहे हैं आप, ऑप्शन में मिर्ज़ा नौशा दिया गया है, इसी को उठाकर क्वेश्चन बना दिया। अब यहाँ पर पूछ दिया मिर्ज़ा नौशा किसे कहते हैं, इसमें ऑप्शन दे दिया मीर, मोमिन, दर्द और गालिब। तो किसको कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे है, मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? जी हाँ, किसने कहा है हैवान ज़रीफ़? तो जी हाँ, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है, और ये सवाल पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखिए, वह कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? देखिए
मुश्किल पसंद किसे कहा गया है? तो मैं तो अभी फ़िलहाल मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में आएगा तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे। तो याद रखेंगे वह कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा जाता है, तो वो यही है मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 10 में है, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या है? VVI क्वेश्चन है, और ये चाहे आप क्लास 10th के हो, चाहे 12th के हो, या किसी और बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड से हो, या जो भी हो, ये सवाल तो पूछा ही जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस यहाँ पर पूछा जा रहा है। इनका 2 तखल्लुस है, यहाँ पर पहला पूछा जा रहा है, तो असद है, ठीक ना, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है मिर्ज़ा गालिब बाद में अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल करने लगे। मैं अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि इनका 2 तखल्लुस था। पहला तखल्लुस क्या हमने पढ़ा है अभी? पहला तखल्लुस मैंने पढ़ा असद। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब बाद में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे थे। तो क्या तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे थे बाद में? तो वो जो है वो गालिब इस्तेमाल करने लगे थे, ऑप्शन सी। आगे है मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था। अब तो गालिब के बारे में पढ़ रहे थे, अब इनके वालिद का नाम आ गया। अब इनका वालिद का नाम पूछा जा रहा है, तो ये क्लास 10th हो या 12th हो, सबकी किताब में आप देखेंगे तो ये चीज़ लिखा गया है और ये पूछा भी जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। नसरुल्लाह बेग भी दिया गया है, तो ये इनके चचा थे, और अब्दुल्ला बेग जो है ये, जी हाँ, इनके जो थे वो वालिद साहब थे, यानी इनके अब्बू का नाम था, तो ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का पेशा क्या था। जी हाँ, तो वो क्या करते थे, यानी मिर्ज़ा गालिब जो है वो तो वालिद का पेशा क्या था? काश्तकारी, मुअल्लिम, फ़ौजी या फिर डॉक्टर। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद साहब जो थे वो पेशा से फ़ौजी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, सवाल नंबर 14। कुल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो लास्ट में कुछ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्लास 10 12 के बाद वाले के लिए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर। मिर्ज़ा गालिब के वालदा का क्या नाम था, यानी इनके अम्मी का नाम क्या था? तो इनके अम्मी का नाम जो था वो इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, गालिब कितने साल के उम्र में यतीम हो गए। जी हाँ, यतीम हो गए कितने साल की उम्र में? तो वो जो थे वो 5 साल की उम्र में ये यतीम हो गए थे। चलिए आगे देखिए, आगे है मिर्ज़ा गालिब की परवरिश किसने की थी, यानी इनका देखभाल जो है वो किसने किया। अब तो 5 साल की उम्र में ये यतीम हो गए, तो अब यतीम हो गए तो इनकी परवरिश किसने की थी? तो चचा ने की थी, जिन चचा का नाम नसरुल्लाह बेग है, वो आगे आएगा। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब के चचा का क्या नाम था? आ गया, इनके चचा का नाम जो है वो क्या था? नसरुल्लाह बेग था। और देखिए, ऑप्शन में है कुदरतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी में है नेमतुल्लाह बेग, ऑप्शन जी में है नसरुल्लाह बेग। जी हाँ, यही है। और अब्दुल्ला बेग जो था ये इनके वालिद का नाम था, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, सवाल नंबर 18 में है, गालिब की चचा की मौत कैसे हुई थी। जी हाँ, इनके चचा जो थे नसरुल्लाह बेग, इनकी वफ़ात कैसे हुई थी? तो घोड़े से गिरकर, या हाथी से गिरकर, या छत से गिरकर, या बीमारी से। तो हाथी से गिरकर इनके चचा नसरुल्लाह बेग की मौत हुई थी, ऑप्शन सी बी। आगे देखिए, गालिब की उम्र क्या थी जब इनकी शादी हुई थी। जी हाँ, तो देखिए 13 साल की उम्र में ही जो है ना ये इनकी शादी हो गई थी। और किन से इनकी शादी हुई थी? उमराव बेगम से हुई थी, जो आगे आएगा। जी हाँ, आ गया क्वेश्चन वो। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की अहलिया, अहलिया का मतलब होता है बीवी, का क्या नाम था? अजीज़ुन्निसा बेगम, उमराव बेगम, जुलेखा बेगम, या इज़्ज़तुन्निसा बेगम। तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम तो इनकी वालदा थी, तो ये तो हुआ नहीं। उसके बाद जुलेखा बेगम नहीं, अजीज़ुन्निसा बेगम नहीं, उमराव बेगम, ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, सवाल नंबर 21 में क्या है? शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की, यानी शादी के बाद जो है वो कहाँ चले गए थे और वहाँ पर मुस्तकिल क़याम करने लगे थे, तो वही पूछा जा रहा है। तो वो जो है वो दिल्ली में, यानी ऑप्शन जी में जो दिख रहा है वहाँ चले गए थे, ठीक ना, और वहीं की सुकूनत इख्तियार की थी, ठीक है। और ये 12th में 147 पेज नंबर खोलेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे देखिए, गालिब कहाँ 1 साल 9 माह मुकीम रहे थे। जी हाँ, तो ये कहाँ 1 साल 9 माह मुकीम रहे थे, ये आपके 12th और 10th दोनों में पूछा जा सकता है। तो 1 माह कितना है? गालिब 1 साल 9 माह, यानी 1 साल और 9 महीना कहाँ रहे थे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कलकत्ता में, ठीक ना।
और शादी के बाद वो कहाँ सुकूनत इख्तियार की थी, अभी जस्ट हमने पढ़ा था दिल्ली में। और ये 1 साल 9 माह कहाँ रहे थे, तो कलकत्ता में रहे थे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब के ससुर का क्या नाम था। जी हाँ, तो इनकी शादी जो है वो क्या कहते हैं 13 साल की उम्र में किससे हुई थी, उमराव बेगम से हुई थी, अभी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है उमराव बेगम जो है उनके वालिद साहब का नाम पूछ दे या फिर मिर्ज़ा गालिब के ससुर का नाम पूछ दे, बात तो एक ही है। तो उसके नाम क्या था, इलाही बख्श था, ठीक ना, ऑप्शन ए में जो दिख रहा है। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब फ़ारसी के इब्तिदाई तालीम किस उस्ताद के पास हासिल किया। जी हाँ, फ़ारसी के ये इब्तिदाई तालीम किस उस्ताद के पास हासिल किया था, तो सैयद वलीउल्लाह, कमरुद्दीन, मौलवी मुअज़्ज़म या फिर इनमें से कोई नहीं। सैयद वलीउल्लाह से याद आया, आप मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में पढ़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह किसने कराई थी, तो सैयद वलीउल्लाह ने कराई थी। कमरुद्दीन जो है वो कुरान पढ़ाए थे, याद है ना। और अब कौन बच गया, मौलवी मुअज़्ज़म। तो जी हाँ, यही जो है ये मिर्ज़ा गालिब को इब्तिदाई तालीम जो है ना, फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम मतलब इन्हीं के पास पढ़े थे। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, गदर का वाक़या कब हुआ था। जी हाँ, गदर का वाक़या कब हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पहले एक मरतबा पूछा जा चुका है। तो 1857, अगर आप 10th में भी पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो ये तो आपको मालूम ही होगा। तो 1857 में गदर का वाक़या हुआ था। आगे है, गालिब किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे। जी हाँ, किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे, तो ये जो है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। आखिर ये बात किन से कह रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, ये मैं तशरीह किया था, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप ज़रूर देख लेंगे। तो ये जो है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, आखिर ये किन से कहा जा रहा है, तो ये जो है वही मुग़ल बादशाह जो है जिसका नाम क्या है, बहादुर शाह ज़फ़र है। जी हाँ, उनसे ही ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर सवाल क्या था, गालिब किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे, तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के, ठीक ना। आगे देखिए, गालिब के शागिर्दगान में कौन है। जी हाँ, गालिब के शागिर्दगान में कौन है, तो कौन है, अभी हम 8 नंबर क्वेश्चन पर क्या पढ़े थे, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने पढ़ा था मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था ना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गालिब के शागिर्दगान में कौन है, स्टूडेंट यानी, तो कौन हो जाएगा इसमें से, अल्ताफ़ हुसैन हाली ही है जो गालिब के शागिर्दगान में से हैं, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है, उर्दू फ़ारसी में खतूत निगारी की रवायत कब से मिलती है। जी हाँ, यानी उर्दू फ़ारसी में खतूत निगारी की रवायत कब से मिलती है। जी हाँ, तो अब बताइए कब से मिलती है, तो शेर शाह सूरी के ज़माने से ही जो है ना वो उर्दू फ़ारसी में खतूत निगारी की रवायत मिलती है, ठीक। आगे देखिए, वही आगे है, गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की। जी हाँ, ये सवाल जो है इसका जवाब आपको पेज नंबर 147 पर मिल जाएगा। क्लास 12 के बच्चे होंगे अगर वो पढ़ रहे हैं तो गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की, तो किस ज़बान में शायरी की थी, तो फ़ारसी में, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था। अब यहाँ पर आ रहा है किसने शुरू किया था, तो यही जो है ये मिर्ज़ा गालिब ही हैं जो उर्दू में खतूत का सिलसिला शुरू किया था। आगे है, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये क्लास 10 से क्वेश्चन है, तो और ये इस साल पूछा भी गया था, तो आप याद रखेंगे। क्या है, 31 मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो किस ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, गालिब के फ़ारसी कलामों का मजमुआ है, यानी इसमें से जो है वो गालिब के फ़ारसी कलामों का मजमुआ कौन है, यही पूछा जा रहा है। तो आप बताइए हमें, 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मेखाने आरजू जो है वो गालिब के फ़ारसी कलामों का मजमुआ है, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, आगे है, गालिब ने कितने खतूत लिखे। क्लास 10 से ये क्वेश्चन सब है, गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे, तो 900 खतूत लिखे थे, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, और मिर्ज़ा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी कहा जाता है कि वो कुल कितने खतूत लिखे, तो कुल 24 खतूत लिखे थे, लेकिन आपकी किताब में कितने पढ़ना था, 3 पढ़ना था, जो मैं अभी जस्ट थोड़ी दिन पहले पढ़ाया था ना, याद होगा आपको।
ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जब मैंने पढ़ाया था 11वां सबक जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए हिस्सा नस्र में गुब्बारे खातिर से 3 खतूत वो पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैं आपको बताया था। चलिए आगे देखिए, आगे है उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है। देखिए ये सवाल बिल्कुल आप भूलेंगे ही नहीं। इनके 2 खतूत के मजमुआ है, एक है उर्दू मौला, एक है ऊदे हिंदी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है, तो गालिब के, ठीक है। और ये सवाल 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। आगे देखिए गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मौला के अलावा और क्या है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि उर्दू मौला के अलावा जो है वो ऊदे हिंदी है। इनके 2 खतूत के मजमुए हैं, एक क्या है उर्दू मौला और एक क्या है ऊदे हिंदी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू मौला, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक ना। चलिए आगे है ऊदे हिंदी और उर्दू मौला का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है। जी हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा, ऊदे हिंदी और उर्दू मौला का ताल्लुक जो है वो किस सिनफ़े अदब से है, तो वो खतूत से हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर देख लेना, इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मौला के अलावा और क्या है, तो वो ऊदे हिंदी है। यहाँ पर गालिब के खतूत का आया और उसी को देखिए पलट कर कैसे पूछा है कि ऊदे हिंदी और उर्दू मौला का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से, तो वही खतूत से हो जाएगा। आगे देखिए इनमें कौन सी किताब मिर्ज़ा गालिब की नहीं है। अब एक ही किताब है जो मिर्ज़ा गालिब की नहीं है, तो 3 तो मिर्ज़ा गालिब की हो गई। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि मिर्ज़ा गालिब के 2 किताब का नाम लिखे, तो क्या इसमें से आप याद कर लेंगे, तो नहीं याद लिख पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई एक ऐसा किताब है जो मिर्ज़ा गालिब का नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें से, तो बाज़े गश्त जो है वो नहीं है। तो इसलिए ये और ये तीनों किताब जो है ये मिर्ज़ा गालिब का है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बाज़े गश्त। आगे है गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिजरत करके आए। हिजरत का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जो हम अहमद जमाल पाशा का एक इंशाइया में जो हिजरत पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो गालिब के आबाओ अजदाद जो हैं वो कहाँ से हिजरत करके आए थे, तो कहाँ से हिजरत करके आए थे, ईरान से हिजरत करके आए थे। और ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 10 में भी लिखा हुआ है और क्लास 12 में भी लिखा हुआ है, इसलिए आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है मिर्ज़ा यूसुफ अली गालिब के कौन थे, तो जी हाँ ये आप याद रखेंगे, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, भाई थे, ठीक है ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई, तो देखिए इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1797 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आगरा में हुई थी। किनके घर हुई थी, तो नानी के घर हुई थी। ये सब मैं शुरू में बताया हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इनकी वफ़ात जो है वो 1869 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए वीडियो लंबी होगी लेकिन आप आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे है गालिब की वफ़ात कहाँ हुई, तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। और कब हुई थी, 1797 में हुई थी। और वफ़ात कब हुई थी, तो 1869 में हुई थी। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी, अब पूछा जा रहा है, तो इनकी वफ़ात जो है वो दिल्ली में हुई थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 12 पूछा गया और फिर से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन निश्चित है पूछा ही जाएगा, इनकी पैदाइश वफ़ात के बारे में, ठीक ना। तो मैं फिर से बताता हूँ, इनकी पैदाइश जो है वो 1797 में आगरा में हुई और वफ़ात जो है वो 1869 में दिल्ली में हुई, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए गालिब का मज़ार कहाँ है, तो अब देखिए कोई भी इंतकाल कर गए, अब मिर्ज़ा गालिब इंतकाल कहाँ किए थे, दिल्ली में किए थे, वहाँ इनकी तदफीन अमल में आई थी, तो वही मज़ार होगा ना। तो इनके इसलिए इसका आसान हो गया याद करना, गालिब का मज़ार कहाँ है, दिल्ली में ही है, ऑप्शन सी। जहाँ इंतकाल किए वहीं ना रहेगा मज़ार। आगे देखिए मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का ख़िताब किसने दिया। देखिए तो इसका जो मैं आपको बताया था असदुल्ला खां गालिब की हालात ज़िंदगी पर मैं एक 5 मार्क्स में कैसे लिखे वो वीडियो मैं बनाया था, तो उसमें मैं ये चीज़ लिखा था, याद आया आपको, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का ख़िताब किसने दिया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किसने दिया था, 43 का बहादुर शाह ज़फ़र ने। चलिए दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये किनसे कहे थे, बहादुर शाह ज़फ़र से ही कहे थे ना, तो वही है। आगे देखिए मिर्ज़ा गालिब को इनमें से कौन कौन से ख़िताब से नवाजा गया है,
तो इनमें से कौन कौन से खिताब से नवाजा गया है। तो आपसे एग्जाम में इस तरह सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सेम इसी तरह पूछेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछे 2 मार्क्स में पूछे तो आपसे पूछेगा कि मिर्ज़ा गालिब को जो है वो मिर्ज़ा गालिब को कौन कौन से खिताब से नवाजा गया है, इसमें से ये सवाल हो गया। आपसे पूछेगा कि मिर्ज़ा गालिब के 2 खिताब का नाम लिखे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये दबीरुल मुल्क है, न कि देरुल मुल्क है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक है। तो दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, इन तीनों खिताब से नवाजा गया था, इसलिए इसका सही जवाब है इनमें से सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 45 में क्या है, मुगलिया दरबार में गालिब को कौन सा अवार्ड मिला। जी हाँ, तो 45 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दबीरुल मुल्क। और ये क्वेश्चन सब जो है ये 12th के बाद ही पूछा जाएगा, इससे पहले नहीं पूछा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं पूछा जा सकता है, वैसे याद आप रख लेंगे। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब के ख़ानदान का वजीफ़ा किसने मुकर्रर किया। जी हाँ, तो किसने मुकर्रर किया था, तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो है वो क्या हो जाएगा, अहमद बख्श खान ने जो है वो मिर्ज़ा गालिब के ख़ानदान का वजीफ़ा मुकर्रर किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आगे देखिए, गालिब ने किस मारूफ शायर की पैरवी की। देखिए तो किस मारूफ शायर की पैरवी की, ये आपके किताब में जो है वो पेज नंबर 12 वालों को मैं कह रहा हूँ, पेज नंबर 147 पर जो है वो नीचे से आप 3 या 4 लाइन ऊपर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गालिब ने जो है वो मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल, यही हो जाएगा, ठीक है ना, यही शायर जो है इसकी पैरवी की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक शायर की हैसियत से मिर्ज़ा गालिब की तबीयत कैसी थी। जी हाँ, तो ये भी सवाल जो है ये क्या नाम है 12th वालों की किताब से ही पूछा गया है, पेज नंबर 147 में ही नीचे से 3 लाइन ऊपर से। तो गालिब की तबीयत जो है वो जिद्दत पसंद थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जवाब। आगे देखिए सवाल नंबर 49, दायम के माने क्या है। जी हाँ, तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। दायम का मतलब क्या होता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तशरीह वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसमें मैं अच्छे से बताया था। तो दायम के माने जो है वो हमेशा, हमेशा अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सदा रहेगा, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, दायम के माने क्या है। आगे देखिए, अब इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो वो क्वेश्चन कहाँ से आखिर आएगा, तो यही सबसे आता है ना। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से आपको 50 बनाने रहते हैं। आगे देखिए, दर्जे झैल शेर के शायर कौन है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, तो ये तो आपको याद ही होगा, अभी जस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर वक्त की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यह बात शायर ने किससे कही। बार बार मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, बहादुर शाह जफर से कही थी। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 52 में है, या रब ज़माना मुझको के बाद क्या होगा, तो ये पेज नंबर 148 पर जो पहला गज़ल है, इनका 2 गज़ल आपको पढ़ना है ना, एक है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, एक है सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए। तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं जो है, उसमें तीसरा बंद जो है वो यही है, या रब ज़माना मुझको क्या मिटाता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 53, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, यह मिसरा किसका है। जी हाँ, तो सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, ये मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल है जो आपके 12th वालों को पढ़ना है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया, तो चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया, ये भी आपकी किताब से ही क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब 54 नंबर क्वेश्चन का। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो है वो चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया, तो ये मिर्ज़ा गालिब के ही हुआ ना, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी। वो जो है ना मिर्ज़ा गालिब का दूसरा गज़ल जो है, क्या नाम है उसका, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, उसी में जो है लिखा हुआ है ना कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गई। तो यही है, चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया है, तो ये मिर्ज़ा गालिब के। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 55 में क्या दिया है। सवाल नंबर 55 में है, गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा है। जी हाँ, तो वजीफ़ा खार किसको कहा है गालिब ने। जी हाँ, तो बताइए गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा है। वो जो है ना वो शेर, गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। तो गालिब जो है वो खुद को जो है वो वजीफ़ा खार का है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 56 में है, शायर को कौन मिटाना चाहता है? जी हाँ, तो शायर को कौन मिटाना चाहता है? मुगलिया दरबार, अवाम, ज़माना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो 56 नंबर क्वेश्चन का है, वो क्या हो जाएगा? ज़माना हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो है ना, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवार जिंदा हो गई। तो यह सवाल जो है यहीं से आता है, और यह आपकी किताब में भी पूछा गया है कि याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है। तो क्या निस्बत है, तो बताइए आप हमें। बाप बेटे की है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखिए, ये सब 12th वालों के लिए है ये क्वेश्चन, और आपके किताब से है। मुवहिद किसे कहते हैं? जी हाँ, तो मुवहिद किसे कहते हैं? हम मुवहिद है, हमारा कैश है तरके रसूम, मिल्लत जब मिट गए अज़ाए ईमा हो गई। तो मुवहिद को किसको कहते हैं? खुदा को एक मानने वाले को, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए। और खुदा को एक कौन मानता है? हम मुसलमान मानते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा किस शायर का है? तो किस शायर का है? रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसा हो गई। ये मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल जो आपको पढ़ना है उससे लिया गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। आगे देखिए, सवाल नंबर 60 में क्या है? रंज से खुगर होने से क्या मुराद है? जी हाँ, यहाँ पर जो लिख रहा है कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। तो यहाँ पर रंज से खुगर होने से आखिर क्या मुराद है, यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है। तो बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आदी होना, ठीक ना। रंज से खुगर होने से मुराद आदी होना है, और ये सवाल आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए मैं ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूँ, लेकिन इसकी अहमियत आप जानें। रंज से खुगर होने से क्या मुराद है, सेम क्वेश्चन देगा 2 मार्क्स में, और आपको जवाब लिखना रहेगा, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको याद रखना होगा आदी होना, ठीक ना। आगे है, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां। इसमें गालिब क्या है? तो यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई। तो इसमें गालिब क्या है? तो देखिए तखल्लुस है, और तखल्लुस जो है वो गालिब को किस तरह से आप पूछा जाएगा वो देखिए। वह नाम जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। अब देखिए गालिब से रिलेटेड तखल्लुस के बारे में किस तरह से पूछा जाता है सवाल। सबसे पहले इस तरह से एक शेर दिया, इसमें गालिब जो है वो क्या है? तो क्या सबसे पहले तखल्लुस किसे कहते हैं? वह नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करे। तो यूं ही गर रोता रहा, ये क्या है? शेर है ना, और ये शायर का नाम क्या है? गालिब है। तो वह नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करे उसे हम तखल्लुस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है गालिब अलम की कौन सी किस्म है? तो गालिब क्या है? तखल्लुस है ना, क्योंकि गालिब 2 तखल्लुस रखते थे, एक असद और एक गालिब। असद पहले वाला था, बाद वाला गालिब था, तो इसलिए गालिब अलम की कौन सी किस्म है? तखल्लुस है, ठीक है। अब आगे देखिए फिर कैसे पूछा जाता है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? फिर से इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो तखल्लुस है, सेम चीज़ है वहीं पर। आगे देखिए, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये क्वेश्चन जब 50 मार्क्स वाला उर्दू था ना, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये बस आप याद रख लें, याद करने में क्या जाता है, आप देख लें। ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ना, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, 10th-12th वालों को नहीं आएगा। तो खैर यहाँ पर पूछा जा रहा है ये शेर किन का है? तो ये मिर्ज़ा गालिब का है, ठीक। आगे देखिए, आगे है, एक शेर के बदले कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार था? तो ये मिर्ज़ा गालिब ही है जो एक शेर के बदले पूरा दीवान देने को तैयार थे, ठीक है। आगे है, किसने कहा इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है? अब ये क्लास 10-12 वालों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, आप जाना चाहते हैं जो जा सकते हैं। किसने कहा इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया? तो 66 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? शेख अब्दुल कादिर जो है वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। आगे है, किसने कहा था हिंदुस्तान की अलहामी किताबें 2 हैं, मुक़द्दस दीन वेद और दीवाने गालिब? तो जी हाँ, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा था। और ये क्लास 10-12 वालों को याद नहीं रखना है, जो सीनियर देख रहे हैं आपसे वो लोग याद ज़रूर रखेंगे। तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी। आगे है, मीर ने किसके बारे में कहा था, अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर होगा, वरना
मुहमल लिखने लगेगा। मौजू और मुहमल जान रहे हैं ना, रोटी वोटी में वोटी जो है वो मुहमल है और रोटी जो है वो मौजू है, यानी जिसका माने कुछ हो वो मौजू कहलाता है और जिसके कुछ माने ही ना हो वो मुहमल कहलाता है। तो वही जो है वो मीर ने किसके बारे में कहा था कि अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर होगा, वरना मुहमल लिखने लगेगा। तो किसके बारे में कहा था? मिर्ज़ा गालिब के ही बारे में। तो इनको तो समझ ही रहे हैं आप। आगे देखिए सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 में है, मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मरासला को मकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपको याद रखना है। अगर क्लास 10 12 वाले देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद क्लास 10 से ही लिया गया है या फिर 12 से, मैंने किताब में देखा था। तो खैर, मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? तो यह कौल जो है ये मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का ही है और ये आपके सिलेबस से, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है खाक में क्या सूरतें होगी कि, ये तो क्लास 12 वालों से आ गया क्वेश्चन। तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो दे दिया गया था, तो आप हमें बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। खाक में क्या सूरतें होंगी के पनहा, यानी ऑप्शन बी में जो दिख रहा है ये, और ये मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल जो क्लास 12 वालों को पढ़ना है उसकी पहली गज़ल दूसरी गज़ल के पहला शेर है। तो खाक में क्या सूरतें होंगी कि पनहा हो गए, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।